हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी जो क्लास थी वो पिछले हमने जो क्वेश्चन देखे थे न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर के उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लाइट चैप्टर यानी कि आपका रिफ्लेक्शन से बेस्ड हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड हो, उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे वो आपके टोटल 6 हमने टोटल कर लिए थे, और ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारी पिछले वीडियो में थे। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो वो एक बार उस वीडियो को देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने अब 11। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह क्या रहा है, पहले तो उसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या, स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 12 centimeter from its pole। मतलब एक स्टूडेंट है, वो क्या करना चाह रहा है, एक कैंडल की फ्लेम की इमेज लाना चाह रहा है। स्क्रीन जो 48 सेंटीमीटर दूर प्लेस है एक मिरर से, जिसमें उसने किया क्या, ऑब्जेक्ट यानी कि उस फ्लेम को या उस कैंडल को मिरर से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। अब यहां पर जो इमेज वो चाह रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन चाह रहा है, मतलब स्क्रीन के सामने या मिरर के सामने। तो मिरर के सामने जो इमेज मिलती है वो हमें मिलती है कॉन्केव मिरर से, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी इसमें। तो आपका मिरर कौन सा हो गया, यहां पर मिरर आपका हो गया कॉन्केव मिरर। अब आगे बात करें सेकंड की, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। जो इमेज मिलेगी उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो यहां पर आपको m इज इक्वल टू, यहां पर इमेज डिस्टेंस भी दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है, तो माइनस वी अपॉन यू अगर इसमें तो क्या आ जाएगा, माइनस वी आपका दे रखा है 48 और u आपको दे रखा है 12। अब क्योंकि इमेज सामने मिल रही है तो वो भी कैसी होगी, माइनस की, और u ऑलवेज हमारा माइनस होता ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 12 4 जा हो गया 48, यानी कि जो आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, -4। ठीक है, कितना मिल गया, -4 आपका मिल गया मैग्निफिकेशन आपको, यानी कि जो आपको इमेज मिलेगी वो 4 टाइम्स मिलेगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला पार्ट सी है, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। अब वो इमेज जो मिल रही है वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, पोल से नहीं बोला है, ध्यान रख लेना। इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो भाई ऑब्जेक्ट आपका पोल से, यहां पर हमने क्या किया, ये रे डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारा हो गया यहां पर पोल। ठीक है, अब यहां पर आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा है 48 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर पहले हम निकाल लेते हैं फोकस, यानी कि फोकल लेंथ कितनी होगी और फोकस कहां प्लेस होगा, उस चीज को यहां पर देख लेते हैं अपने फॉर्मूले से। तो भाई 1/f इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/v प्लस 1/u। तो इस केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v हो गया माइनस का 48 प्लस 1/- का 12 सेंटीमीटर है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर अगर एलसीएम ले लें 48 और 12 का, तो एलसीएम आ गया आपका 48 से गया 1 बार, -12 4 जा हो गया 48। तो यहां पर आपका आ गया -5/48, या फिर 48/5 माइनस में 5 से किया तो 5 9 जा 45.6, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर क्या आ रहा आपका फोकल लेंथ आ गई। तो इस केस में इसका रे डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, जरा रे डायग्राम बना के आप देख लेते हैं। देखिए जरा, यहां पर ये हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, ये हमारा यहां पर आ गया पोल, यहां मान लिया ये है फोकस, और यहां का मान लिया हमने सेंटर। फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ हमारी निकली 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी निकली है, 9.6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस है आपका 12 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में कहीं प्लेस होगा, तो इस केस में एक रे ऑफ लाइट हम लेके जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसे ले जाएंगे फोकस से, और वो क्या हो जाएगी, फोकस होती हुई निकल जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को या तो आप ले आओ पोल से, और फिर क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बराबर एंगल बना के निकल जाएगी, जहां से एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर क्या मिलेगी आपको, इमेज जाएगी। ये आपको इमेज मिल गई। तो ये इमेज मिल रही है, ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, इमेज आपकी और बी डैश है। तो इस केस में जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, हमें मैग्निफाइड इमेज मिल रही है, और
4 टाइम्स मैग्नीफाइड है, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा -4 आया, तो इमेज रियल इन्वर्टेड है और 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। जो उसका साइज है वो 4 गुना ज्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा इसका रे डायग्राम भी हो गया। अब हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, तो इसको भी देख लो। अगर मैं बात करूं आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, यानी कि यहां से लेके यहां तक की, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अगर बात करूं इमेज डिस्टेंस की, तो ये आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर के यहां तक का, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का। तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करोगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी क्या करना पड़ेगा आपको, 48 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, यानी 36 सेंटीमीटर। कितना हो गया, इसका आंसर आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। कहां से, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो जो इमेज हमें मिल रही है वो ऑब्जेक्ट से 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस या उससे दूर मिल रही है। ठीक है, कुछ समझ में आ गया। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मतलब इस कंडीशन में हमसे क्या पूछ रहा है, V पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पर इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला लगेगा वही हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब यहां पर क्या करना है जरा देखो। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कितनी है हमारी, 15 है। मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव है। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, लगा दिया माइनस का साइन, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू दे रहा है आपको 25 सेंटीमीटर और यू हमारा कैसा होता है हमेशा, नेगेटिव। इसको लेके इक्वल में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस का और प्लस का हो गया 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 75। 15 से किया तो 5 टाइम, 25 से किया तो 3 टाइम। तो यहां से आपका 1/v निकल के आ गया -2/75। तो v इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया आपका, -37.5 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस हो गया। तो यहां से ये वाली जो बात थी हमारी, ये हमारा आ गया माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ये आ गया इमेज डिस्टेंस। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज भी पूछ रहा है। तो इमेज का साइज कैसे निकालोगे आप, भाई फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू HI/HO, मैग्निफिकेशन तो है ही नहीं, और इज इक्वल टू फर्दर किसके होता है, -v/u के। तो हम यूज करेंगे इस वाले पार्ट का। अब यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो HI/4 इज इक्वल टू माइनस v कितना है आपके पास, माइनस का 37.5, और u कितना है हमारे पास, u है हमारे पास माइनस का 25। माइनस से ये माइनस गया तो HI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37.5 इंटू 4/25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा जरा देखते हैं, 37.5 इंटू 4/25 है आपके पास। तो यहां पर 5 से किया तो 5 5 25, और 5 से किया तो 5 35.5, फिर 5 से किया तो आ गया आपका 1.5। तो 1.5 का अगर 4 से करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज है वो आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो इमेज मिल रही है वो 1.5 गुना मिलेगी। कितना मिलेगी, 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगली बात कर रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कैसे बनाओगे इसका रे डायग्राम, जरा उसे भी देख लो। तो ये हमने बना दिया यहां पर कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो गया पोल, यहां कहीं मान लिया हमारा है फोकस। थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहां कहीं मान लेते हैं फोकस है, यहां कहीं मान लेते हैं सेंटर है। अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ भी गिवन है। फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 25 है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा हुआ है।
आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां से इमेज जो सॉरी रे ऑफ लाइट जाएगी, एक मानेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो निकल जाएगी आपकी फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ले जाते हैं, मान लेते हैं पोल से, और फिर क्या होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करके निकल जाएगी। इमेज मिलेगी वो हमारी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ए बी था, ये हमारी है ए डैश बी डैश। तो ये डिस्टेंस जो है आपका ऑब्जेक्ट का वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और जो इमेज का डिस्टेंस निकला है वो निकला है 37.5 फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गई आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर ये इसका रे डायग्राम भी हमारा हो गया, साइज भी हो गया, और हमारा इमेज डिस्टेंस है वो भी हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगला देखिए, a security mirror used in a big showroom has radius of curvature 5 meter. If a customer is standing at a distance of 20 meter from the cash counter, find the position, nature and size of the image formed in the security mirror. तो अगर सिक्योरिटी मिरर की बात करें तो सिक्योरिटी मिरर का जो नेचर होता है, ठीक है, जो सिक्योरिटी मिरर का नेचर होता है मिरर का, वो हमारा कॉन्वेक्स होता है। ये मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों करते हैं सिक्योरिटी मिरर? क्योंकि इसकी खासियत होती है कि ये जो इमेज बनाता है हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा, यानी कि बहुत बड़े एरिया को छोटे से मिरर में भी क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और जो भी इमेज मिलेगी वो हमेशा आपको वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी। अगर नॉर्मली याद रखना हो तो याद रख लेना कि आपको जब भी मैग्निफिकेशन की बात होगी कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा एक तो पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा वो हमेशा 1 से छोटा मिलेगा, यानी इमेज जो भी फॉर्म होगी इसमें वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज मिलेगी। ठीक है, प्लस का साइन याद रख लेना, और 1 से छोटा मैग्निफिकेशन मिलेगा, ये भी याद रख लेना। अब यहां पर बात कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको r 5 मीटर, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, अब r दे रखा निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका 5.2 यानी कि 2.5 मीटर। ठीक है, यानी फोकल लेंथ भी है आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है। तो यहां पूछ क्या रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, इमेज की नेचर पूछ रहा है, और साइज पूछ रहा है। तो भाई नेचर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में नेचर तो आप बिना सॉल्व कर लिख सकते हो, क्योंकि जो नेचर मिलेगा इमेज का वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और साथ में डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो ये तो नेचर होना ही है इसमें, क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल इरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज की। तो यहां पर आपने फॉर्मूला यूज किया, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर फोकल लेंथ दे रखी है आपको 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v पूछा हुआ है, प्लस 1/u, और u हमारा है 20 मीटर। अब u हमेशा कैसा होता है हमारा, नेगेटिव, क्योंकि आपका मिरर कॉन्वेक्स है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ कैसे ली हमने, पॉजिटिव। पहुंचाओ इक्वल में क्या होगा भाई, 1/v इज इक्वल टू 1/2.5, इसको लेकर गए तो हो गया प्लस का 1/20। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम 20 आ गया। अब 2.5 से किया तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 टाइम, प्लस 20 से किया तो 1 टाइम। तो यहां से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20/9। 9 से इसको काटा तो क्या आएगा, 9 2 18, कितना बच गया 2.22 मीटर। कितना आ गया इमेज डिस्टेंस, 2.22 मीटर। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, पोजीशन ये वाली आ गई। साइज की बात कर रहा है तो साइज या तो ये याद रख लेना डिमिनिश्ड मिलेगा, या फिर आप मैग्निफिकेशन की टर्म में याद रख सकते हैं, m इज इक्वल टू हमारा होता है -v/u। तो यहां से माइनस v हमारा कितना निकला है 2.22 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस में होता है हमेशा, देख कितना रखा है आपको 20, माइनस से माइनस कट गया, 0 लगाया, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, और 2 से काटा तो 0.11। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 0.11, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो आपको इमेज का साइज मिलेगा वो केवल कितना मिलेगा, 0.11 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत छोटी इमेज मिली, लगभग बोल सकते हो तो 10 गुना छोटी इमेज आपको मिली है इस केस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, if the image formed by a mirror for all position of the object placed in front of it is always diminished, erect and virtual,
भाई मैंने अभी आपको बताया था कि केवल एक ही मिरर है जिसमें आपको इमेज रियल इन्वर्टेड नहीं मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड मिलेगी। तो वर्चुअल इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड केवल एक ही मिरर है जो बना सकता है, और वो मिरर कौन सा है आपका? वो मिरर आपका है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो मिरर की बात हो गई, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा बना सकता है। टाइप ऑफ मिरर पूछ रहा था, कॉन्वेक्स हो गया। देखो ये याद रख लेना, वर्चुअल इरेक्ट के साथ में अगर मैग्नीफाइड इमेज की बात आएगी तो कॉनकेव मिरर कर सकता है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट के साथ में अगर आपकी एनलार्ज इमेज बोल देता है तो कॉनकेव मिरर हो गया। लेकिन अगर वर्चुअल इरेक्ट के साथ में आपसे सेम साइज की इमेज बोल दे तब, तो वर्चुअल इरेक्ट के साथ में अगर सेम साइज की इमेज की बात करेगा तब वहां पर प्लेन मिरर आंसर होगा आपका, ना कॉनकेव होगा ना कॉन्वेक्स होगा। लेकिन वर्चुअल इरेक्ट के साथ में अगर डिमिनिश्ड शब्द जुड़ गया तो समझ जाना कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। आगे बात करते हैं, एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, राइट वन यूज ऑफ सच मिरर आर वाई। तो भाई अगर मैं एक यूज की बात करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों यूज करते हैं? वाई पूछा हुआ है, तो वाई के लिए आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये हमेशा आपको डिमिनिश्ड इमेज देगा। ठीक है, ये हमेशा आपको डिमिनिश्ड इमेज देगा, हमेशा आपको छोटी इमेज देगा, इसलिए इसमें ऐसा या इसका यूज किया जाता है। बात रही रे डायग्राम की, तो रे डायग्राम भी देख लो फटाफट से। रे डायग्राम ये हमने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा हो गया पोल। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है हमने कहीं पर रिप्लेस करा दिया। मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं बहुत दूर है, और बहुत दूर से मतलब मैंने मान लिया कि वो इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी के केस में क्या होगा? चलो इन्फिनिटी छोड़ो, मैंने कोई पोजीशन मान ली, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में बोलोगे तुम तो कि कॉनकेव में भी हो जाता है। तो मैंने मान लिया कोई डेफिनेट पोजीशन है, मिरर के पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्ज हो जाएगी। अपीयर क्या होगा? अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, अपीयर क्या होगा? फोकस से आई है। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ले जाएंगे पोल से, वो बराबर एंगल बना के निकल जाएगी, और यहां से ये क्या होगा? एक्सटेंड होगा। हमें लगा कहीं से आई है, तो जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट मैच कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वहीं पर क्या होगा? आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, ये आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। ये हो गया आपका रे डायग्राम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका पूरा हो गया, रे डायग्राम वाला। अब आगे बात करते हैं बी पार्ट की। डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है स्फेरिकल मिरर का? तो यहां पर अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें बी वाले पार्ट की, तो ये होता है डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। क्या बताना है? नेचर बताना है, फोकल लेंथ बतानी है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर दे रखा हो। तो भाई फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर प्लस में है, प्लस में है तो हमारा मिरर हो गया कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। और रही बात फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है। रेडियस दे रखा है आपको 24, अपॉन में आ गया 2, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई? प्लस की 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? प्लस की 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा यहां पर इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15th। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉनकेव मिरर से हमें क्या चाहिए? हमें एक वर्चुअल इमेज चाहिए, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए। ठीक है, इरेक्ट के साथ में जो इमेज के लिए चलेगा शब्द वो चलेगा आपका वर्चुअल, और इन्वर्टेड है तो साथ चलेगा आपका रियल। तो यहां पर पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो भाई कहां हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं ताकि हमें जो इमेज मिले वो वर्चुअल इरेक्ट मिल जाए। ठीक है, अब बताओ जरा, यहां पर आपको फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें पता है कि अगर कॉनकेव मिरर से हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिटवीन बिटवीन 12 सेंटीमीटर एंड 0। जीरो मैंने क्यों लिखा, जीरो का मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर बात हो गई पोल की, या इसको सीधा सीधा बोलें बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पर रखना ऑब्जेक्ट को, आपको पोल और फोकस के बीच में प्लेस कराना है, तब आपको जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। तो 12 से कम हो और 0 से ज्यादा हो, इनके बीच में रख दोगे तो आपको इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही मिलेगी कॉनकेव मिरर के केस में। अगला पार्ट है, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो भाई अगर कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर में अगर आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल रही है वो हमेशा कैसी मिलेगी, आपको मैग्नीफाइड मिलती है। तो कैसी मिलेगी आपको, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी मिलेगी, लार्जर। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमने मान लिया यहां पर पोल है, यहां कहीं मान लिया फोकस है, यहां कहीं मान लिया सेंटर है, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है। तो इस केस में हमने एक रे ऑफ लाइट को लिया पोल पे और उसे क्या किया, बराबर एंगल बना के रिफ्लेक्ट करा दिया। अपीयर क्या हो रहा है कि कहीं ये पीछे से आ रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट को लेके गए सेंटर से, जो सेंटर से जाएगी वो वापस उसी पाथ से लौट जाती है। तो इसको पीछे एक्सटेंड किया तो आपको यहां कहीं पर जाकर इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम उस केस के लिए। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज मिल रही है आपको ए डैश बी डैश। ठीक, आगे देखिए, ये आपका डायग्राम हो गया। वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दें तो हमें इमेज कहां मिलेगी। अब जरा देखना, यहां पर फोकल लेंथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 है। तो अगर मैं फोकल लेंथ 12 की बात करूं तो भाई यहां पर रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ। तो कितना आ गया आपके पास, 24 सेंटीमीटर। और यहां भी क्या बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर पर रख दें तो क्या होगा। तो इसका मतलब कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पर रख दिया उस मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करा देते हैं तो उस केस में हमें इमेज सेम साइज की मिलती है और सेम लोकेशन पे ही मिलती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सेम रहेगा। क्या रहेगा यहां पर, सेम 24 सेंटीमीटर पे ही क्या मिलेगी आपको, इमेज मिल जाएगी। तो अब इसके लिए क्या करना है, फिर से हमें एक रेडायग्राम बनाना है, साथ में पोजीशन बतानी है पोल की, प्रिंसिपल फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखो जरा, ये हमारा उसके लिए हो गया था। अब यहां पर एक रेडायग्राम और बनाते हैं। ये पोल हो गया, यहां हमने मान लिया फोकस है, यहां मान लिया हमने सेंटर है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पे रखा हुआ है। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, निकल गई फोकस से, दूसरी लाइट को हम ले गए फोकस से और पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे बन गया ये, ये हमारी रे ऑफ लाइट आ गई और ये यहां से निकल गई। तो इमेज जो मिल रही है आपको कहां मिल रही है, सेंटर के ही नीचे मिल रही है। ठीक है, सेंटर के ही नीचे मिल रही है। ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, ये इमेज आपकी ए डैश बी डैश है। अब उसमें बोल क्या रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ, भाई ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस बताओ, ये रहा फोकस, पोल बताओ, ये रहा पोल। और इमेज भी कैसी मिल रही है आपको, सेम डिस्टेंस में मिल रही है और सेम साइज की मिल रही है। ठीक है, तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था एट लास्ट। ठीक है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सपोज यू हैव 3 कॉनकेव मिरर ए बी एंड सी ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। For each concave mirror, you perform the experiment of image formation for 3 values of object distance 10 centimeter,
20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर बाय गिविंग रीजन आंसर द फॉलोइंग। भाई कौन से हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को जरा देखिए पूरा। पहला पार्ट है कि फॉर द three object distances identify the mirrors which will form an image of magnification -1। मतलब इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 3 दे रखे ना, फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस कौन सा मिरर है जो फॉर्म कर सकता है इमेज को जिसका मैग्निफिकेशन -1 हो। तो -1 मैग्निफिकेशन कब आएगा, -1 मैग्निफिकेशन जब आएगा जब आपको इमेज जो मिल रही हो वो रियल इन्वर्टेड मिल रही हो, ठीक है, और दूसरा सेम साइज की मिल रही हो। तो सेम साइज की इमेज कब मिलेगी कॉनकेव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। तो जरा देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए जरा, तो पहला आपका पार्ट है फोकल लेंथ रखिए 10 सेंटीमीटर। अब अगर 10 सेंटीमीटर की बात करें, उसके सामने अगर हम 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी सेम साइज की। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा उसका 20, तो सेंटर भी कहां है 20 पे, तो उस केस में आपको इमेज कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फॉर मिरर बी, मिरर कौन सा है आपका, मिरर बी है, और यू कौन सा आपका, U2 है जो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर की, तो भाई यहां भी क्या हो रहा है, ट्वाइस द डिस्टेंस हो रहा है फोकल लेंथ का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी लोकेशन हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में भी जो आपको इमेज मिलेगी वो आपको इमेज सेम साइज की मिलेगी जिसका मैग्निफिकेशन -1 होगा। तो मिरर कौन सा हो गया यहां पर आपका मिरर हो गया बी, सॉरी ये मिरर आपका ए था, ये मिरर आपका ए था, ठीक है, यहां पर हो गया मिरर बी, और साथ में आपका यू कौन सा हो गया, यू हो गया 3 जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब तीसरे मिरर की बात करें, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, लेकिन यहां पर 40 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो ये दो मिरर कर सकते हैं इन गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक, आगे देखिए, अगला है बी पार्ट। आउट ऑफ द 3 मिरर्स आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड बी प्रेफर्ड टू बी यूज्ड फॉर शेविंग पर्पस और मेकअप के लिए। तो भाई कौन सा मिरर है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर शेविंग पर्पस। तो शेविंग पर्पस में यूज करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस कराना पड़ेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो भाई यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे 10 सेंटीमीटर फोकस की या फोकल लेंथ की, तो भाई अगर 10 का मैं 10 पे ही रख दूं ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां मिलेगी हमें, इमेज तो हमें जाकर मिलेगी कहीं इन्फिनिटी पर, तो इस केस में तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि बाकी सारे डिस्टेंस तो बड़े हैं, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो मिलेगी नहीं, है ना। शेविंग पर्पस में हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उस केस में हमें जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल इरेक्ट के साथ में मैग्नीफाइड मिलती है, तो पहले वाला केस में तो होगा ही नहीं। दूसरे केस की बात करें, मिरर बी की बात करें, और मिरर बी में अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर प्लेस करा दें तो हमारी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड मिल जाएगी। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, मिरर तो आपका हो जाएगा, मिरर आपका हो जाएगा बी, और यू हो जाएगा आपका 1 जो कि आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली बात करें, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 है, 20 के रिस्पेक्ट में अगर हम फिर से पहले वाले को यूज कर लें तब भी हम मैग्नीफाइड इमेज ले सकते हैं जो वर्चुअल इरेक्ट होगी। तो यहां भी क्या हो जाएगा, मिरर आपका कौन सा है, मिरर आपका है 20 सेंटीमीटर यानी कि सी, और यू आपका दे रखा है आपको 1 जो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इन दो मिरर का यूज कर सकते हैं इन दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक, सी वाला पार्ट देखो, फॉर द मिरर बी ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो मिरर बी है उसके लिए हमें रे डायग्राम बनाने हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा 10 सेंटीमीटर पे और 20 सेंटीमीटर पे। मिरर बी की बात करें, मिरर बी की फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए, यहां पर ये हमारा पोल है, ये हमारी फोकल लेंथ यानी कि फोकस है, ये हमारा सेंटर है।
फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले ना हमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के लिए इसका मतलब क्या हो गया, इमेज सॉरी जो ऑब्जेक्ट हमें रखना है वो फोकस और पोल के बीच में रखना है। यहां पर ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। यहां से एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल मत लेके जाओ, पोल से ले जाओ, तो क्या होगा, बराबर एंगल बना के निकल जाएगी, अपीयर क्या होगा, कहीं पीछे से आएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को अब ले जाओ सेंटर से, तो वो सेंटर से ही निकल जाएगी, और अपीयर क्या होगा, कहीं पीछे से आ रही थी। ये आपकी इमेज मिल गई। यानी इस केस में जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी। कैसी मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी। दूसरे केस की बात करें, ये आपका पोल है, यहां मान लिया फोकस, यहां मान लिया सेंटर है। ऑब्जेक्ट आपका फोकस के पीछे कहीं है, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। यहां से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, कहां से निकल गई, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट चाहे तो सेंटर से ले जाओ, चाहे पोल से ले जाओ, और वापस क्या हो गई, टकरा के लौट आई। ये आपकी इमेज मिल गई। इस केस में ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इमेज हो गई आपकी ए डैश बी डैश। मतलब दोनों में ही आपको जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, मैग्नीफाइड मिल रही है, लेकिन इस केस में आपको रियल इन्वर्टेड मिल रही है, और इस वाले केस में आपको कैसी मिल रही है, वो वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है। ठीक है, दोनों केस आपके हो गए। जब आपने 10 सेंटीमीटर पर रखा और 20 सेंटीमीटर पर रखा, दोनों के दोनों केस यहां पर सॉल्व हो जाते हैं। चल भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्केव मिरर, द सिचुएशन इज गिवन बिलो। लेंथ दे रखी है, यानी कि हाइट ऑफ द फ्लेम है 1.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। If the flame is perpendicular to the principal axis of the mirror, then calculate the following. पहला क्या पूछ रहा है आपसे, distance of image from the mirror। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, लेंथ ऑफ द इमेज, यानी कि एच आई पूछा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको अभी करा ही चुका था, एक बार फिर से देख लेना और खुद से इस क्वेश्चन को करना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा कराया था। इमेज डिस्टेंस निकालना है, लगा दो मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर दे रखा है कॉनकेव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव, आप इसमें वी आराम से निकाल लोगे। लास्ट में क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक कंडीशन दे दी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो इसको खुद करने की कोशिश करना। बस करना क्या है, यहां पर अभी आपको देखो जरा, फोकल लेंथ कितनी है, 12 दे रखी है, ऑब्जेक्ट को कहां ले आए हम, 10 सेंटीमीटर पे। तो इस वाले केस में जो इमेज मिल जाएगी वो आपको वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी और मैग्नीफाइड मिलेगी। ठीक है, कैसी मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी। तो इसको एक बार करके देखना, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाकर देखना, रे डायग्राम भी बनाकर देखना, और डाउट रह जाए तो कमेंट करना, आंसर निकल आए तो भी आप कमेंट करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, और क्या बोल रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। गिवन दे रखी है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन की बात करें, वो क्या होता है आपका, C/V होता है, जिसमें C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, अपॉन V का मतलब क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो N आपको दे रखा है 150। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, 1.50 यानी 1 इज इक्वल टू C आपको दे रखा है 3 × 10⁸ अपॉन में आपसे पूछा क्या है, आपसे V पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, इसे कट किया 2 टाइम, यानी क्या हो गया आपके पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि नेचर, पोजीशन के अलावा ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस।
भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, फोकस आपको 20 सेंटीमीटर। तो यहां से 1/f इज इक्वल टू लगेगा कि आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/u। अब यहां पर फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्वेक्स जब भी लिखा जाए वो लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू दे रखा है आपको 15 माइनस का, तो अब जहां पर क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस माइनस हो गए प्लस, इक्वल में जाके वापस से माइनस। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 20 और 15 का। 20 और 15 का अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 20 से किया तो 3 टाइम, 15 से किया तो 4 टाइम। तो v इज इक्वल टू माइनस किया कितना आएगा माइनस का 1, यानी सीधा सीधा माइनस का 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया v आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो अब इस केस में आपसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। तो देखो जरा, पहली क्या हो गई आपकी, जो इमेज मिल रही है वो आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है। कैसी मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात करें, पोजीशन की बात करें, पोजीशन भी पूछ रहा है, तो पोजीशन आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसका मैग्निफिकेशन। क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन यू। याद रखना ये आपका लेंस के लिए है, तो यहां पर माइनस v अपॉन यूज नहीं करते हैं, यहां पे क्या करते हैं v अपॉन यू यूज करते हैं। तो यहां पर आपको v दे रखा है माइनस 60 अपॉन यू दे रखा था आपको माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 4 जाओगे 60, यानी इमेज जो मिलेगी वो आपको 4 टाइम्स मिलेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। चौथी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, चौथी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या हो गई हमारी, मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। मैग्निफाइड इमेज मिल रही है, कितनी मिल रही है 4 टाइम्स मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, और चौथी कैरेक्टरिस्टिक हमने मैग्निफाइड लिख दी है। अगर आपके माइंड में कोई आ रही है तो उसे आप एक बार हमें भी कमेंट करके बताएंगे अपने आंसर को। ठीक है, चल भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 and 4/3 respectively. If speed of light in glass is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, find the speed of light in water. यहां पर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है उसको सॉल्व करने के लिए। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है आपका, जो भी दो मीडियम है उन दोनों का करस्पॉन्डेंस आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, दोनों का करस्पॉन्डेंस यहां पर निकालना पड़ेगा, दोनों की करस्पॉन्डिंग निकालनी पड़ेगी एक एक करके। एक एक करके का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको सॉल्व करोगे वो क्या होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम भी कौन सा आपका, एक जो भी दे रखा हो, दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा आपका एयर का रिस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास और वाटर का, तो जरा देखो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 3/2 दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है आपको n1 मान लिया, n2 दे रखा है आपको 4/3। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है आपको 2 into 10 की पावर 8, तो आपसे पूछा क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा गया है। तो जरा देखना इसमें n1 अपॉन n2 अगर निकालें तो क्या आएगा 3/2 अपॉन 4/3। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, जो 3 है वो पहुंचेगा ऊपर और 4 जाएगा नीचे, तो क्या हो गया 3 3 जा 9 अपॉन में क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। ठीक है, 4 2 जा कितना हो गया आपका 8 आ गया। अब यहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया आपका आ गया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऊपर क्या है आपका ग्लास, नीचे क्या हो गया आपका सॉरी ग्लास, और नीचे हो गया वाटर। अब यहां पर ग्लास में आपको स्पीड दे रखी है, और ग्लास में स्पीड कितनी है आपकी 2 into 10 की पावर 8 है। कितनी है 2 into 10 की पावर 8 है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप इनवर्स मारोगे, यानी 8/9 कर दोगे, इज इक्वल टू में 2 into 10 की पावर 8 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
यानी कि मैं इसको लिख देता हूं वी डब्ल्यू। तो यहां से वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 टू जा हो गया आपका 18, इनटू में हो गया 10 की पावर 8, अपॉन में आपका आ गया 8। 8 से किया तो 8 टू जा 16 बचा 20, तो 8 टू जा 16 बचा 4, 8 5 जा 40। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितनी आ गई आपके पास, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड हो जाएगी वाटर में, कितनी है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ अ लेंस इज 4D, यानी कि 4 डायप्टर प्लस में दे रखी है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, अगर फोकल लेंथ आपको मीटर में दे रखी है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्या हो जाता है, वो आपका 100 अपॉन एफ के बराबर हो जाता है। तो यहां पर देखिए आपको फोकल लेंथ दे रखी है 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और 4 से कट किया तो कितना आ जाएगा आपका 0.25 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी, प्लस की 0.25 मीटर। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, state the nature and magnification of the image formed by the lens and also draw a diagram to justify your answer। अब यहां पर आपसे नेचर पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं, फोकल लेंथ कितनी आ गई 0.25 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, सॉरी 0.25 मीटर थी। ठीक है, देखिए जरा, तो लेंस फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब पहली बात तो ये है ना, देखो आपसे पोल क्या रहा है, नेचर की बात कर रहा है, तो भाई फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो आपने लेंस यूज किया वो लेंस कौन सा हो गया, वो लेंस आपका हो गया कॉनकेव लेंस। कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, क्योंकि यहां पर फोकल लेंथ है आपकी पॉजिटिव, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है आपकी कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हुई, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो 1 अपॉन एफ 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और यू कितना दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। कैसा होता है, माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, फिर एक गलती कर दी, यहां पर लेंस फॉर्मूला यूज करना था, मैंने मिरर फॉर्मूला यूज कर दिया। क्या आएगा यहां पर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो यहां भी क्या आ गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 50, ये भी कैसा हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस इक्वल में लेके गए तो फिर से कैसा हो जाएगा ये माइनस का। तो यहां पर 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया 50, 25 से किया 2 टाइम, 50 से किया तो 1 टाइम, तो v इज इक्वल टू सीधा सीधा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करे भी सीधे से निकाल सकते थे। कैसे, फोकल लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है आपका 2f1 पे रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे रखा होगा किसी लेंस के टर्म में, तो आपको इमेज कहां मिलेगी 2f2 पे मिलेगी, यानी कि सेम डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, नेचर कैसा हो गया उसका, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा आपको, खुद ही देखो 50 अपॉन यू कितना है आपके पास, वो भी तो 50 है, कितना मिलेगा मैग्निफिकेशन आपको 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा मैग्निफिकेशन। इसका मतलब जो इमेज मिल रही है वो आपको कैसी मिल रही है, वो आपको रियल इन्वर्टेड, माइनस यहां पर था तो ये माइनस का बनाएगा, रियल इन्वर्टेड मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी जब आप ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखोगे उस लेंस के सामने जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करना है आपको इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए जरा, 1 अपॉन एफ टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, फोकल लेंथ हमें दे रखी है इसमें
फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, लेंस आपका कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स और पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन यू, यू दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। माइनस का होता है तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, इक्वल में भेजा तो फिर से कैसा हो जाएगा ये माइनस। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया आपका 75, 15 से किया तो 5 टाइम, 25 से किया तो 3 टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 37.5 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस। हाइट ऑफ द इमेज की बात कर रहा है तो जरा देखो, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन दे नहीं रखा मैंने इसलिए लिया भी नहीं है। अब यहां से एच आई मुझे निकालना है, एच ओ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी हमने निकाला है 37.5 अपॉन यू हमें दे रखा था यू हमारा था 25 सेंटीमीटर। तो एच आई इज इक्वल टू 10 को इधर पहुंचाया तो ये हो गया आपका 375 अपॉन 25, 25 से कट किया तो 25 से किया तो 25 वन जा 25, कितना बच गया यहां पर 12, तो ये हो गया 5 टाइम, यानी कि एच आई आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आई थिंक रे डायग्राम में बोला गया था, हाँ रे डायग्राम भी इसमें बोला गया है, तो चलो रे डायग्राम में बना लेते हैं इसका। रे डायग्राम बिल्कुल सीधा बनेगा, देखो जरा रे डायग्राम कैसा बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस लेना है आपको, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, इधर मान लिया आपका ये F2, ये आपका मान लिया 2F2। ऑब्जेक्ट आपका कहां है 2F1 पे है। एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से निकल जाएगी आपकी फोकस से होकर। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ले जा रहे हैं पोल से, सॉरी ऑप्टिक सेंटर से, और वो क्या होगी, वो यहीं से निकल जाएगी। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी 2F पर ही मिलेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी था, ये आपकी इमेज ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा इस वाले केस का। तो आपको अगर डिस्टेंस भी लिखना है तो डिस्टेंस लिख लो, F से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, F1 2F1 से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस रखा है 50 सेंटीमीटर। ऐसे इमेज का डिस्टेंस की बात करें, ये भी कितना आया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम उस वाले क्वेश्चन के लिए। चल भाई आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तो भाई पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कैसे करोगे, ये क्या होती है एबिलिटी, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस। ठीक है, कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज करा सकता है कोई लेंस, ये किससे मालूम पड़ता है, उस लेंस की पावर से। अगली बात क्या की गई है भाई, यहां पर ये भी याद रख लेना, इसकी जो एसआई नोट होती है वो भी लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। एसआई नोट इसकी क्या होती है, डायप्टर होती है। ठीक है, क्या होती है, डायप्टर होती है। अब क्या बोला यहां पर, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है आपको -10, तो भाई फोकल लेंथ माइनस किसकी है लेंस के टर्म में, आंसर है कॉनकेव लेंस की होती है। राइट द नेचर ऑफ द लेंस, तो नेचर हो गया आपका कॉनकेव लेंस, नेचर हो गया आपका कॉनकेव लेंस, एंड फाइंड इट्स पावर। तो भाई पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/f, तो क्या हो जाएगा यहां पर P इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 100, 0 से 0 गया तो P इज इक्वल टू कितना आ गया -10 डायप्टर। कितना आ गया -10 डायप्टर आ गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है आगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस according to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of magnification in this case? ऑब्जेक्ट आपका जो रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस है, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का साइन कैसा आएगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, मिरर आपका कॉनकेव है ना, कॉनकेव के रिस्पेक्ट में जो आपको इमेज मिलती है वो इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, इसके केस में वो इमेज आपको हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है। तो जब वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज कैसा होगा, इसके केस में पॉजिटिव होगा। कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा। ध्यान रख लेना इस चीज को, कई बार रिपीट भी कर दिया है फिर भी गलती हो रही है, तो एक बार फिर से अपने दिमाग में इस चीज को रख लेना कि अगर आपने कॉनकेव लेंस का यूज किया है तो आपको इमेज वर्चुअल डायरेक्ट मिलेगी, और अगर आपको इमेज वर्चुअल डायरेक्ट मिल रही है तो उसका मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर? इनमें से कौन सा मीडियम है जो ऑप्टिकली डेंसर होगा? तो भाई जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, स्लाइटली कम है, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है लेकिन कम है। तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन वाटर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इनवर्स होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द टू मीडियम ऑप्टिकल डेंसर, सब में आगे बात, गिव रीजन फॉर योर आंसर, बता दिया रीजन ये होता है, इनवर्सली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के। आगे क्या बोल रहा है? ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। तो जब वाटर से अल्कोहल में जाएगा, ये वाटर मान लिया, ये मान लिया अल्कोहल है, तो यहां पर जब लाइट को हमने पास कराया ऑब्लिकली, ये नॉर्मल है, ये आपका एंगल आई मान लिया, तो क्या होगा? थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल आर। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होगी? थोड़ी सी बैंड कर जाएगी। बैंड क्यों कर जाएगी? और बैंड भी किधर करेगी? बैंड करेगी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों हो गई? क्योंकि अल्कोहल डेंसर है एज कंपेयर टू द वाटर। आगे क्या बोल रहा है? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है? तो एक तो मैं बता दूं आपको, एंगल आई ग्रेटर है एंगल आर से। क्या है? एंगल आई ग्रेटर है एंगल आर से। या फिर आप सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल आई डायरेक्टली किसके होता है? साइन ऑफ एंगल आर, या फिर साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या एक कांस्टेंट है इन्हीं दो पेयर मीडियम के लिए। यानी कि एक वाटर ले लिया तो दूसरा आपने क्या ले रखा है? इसमें अल्कोहल ले रखा है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y इज 2/3 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू मीडियम z इज 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium z with respect to medium x if the speed of light in medium x is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। मतलब यहां पर आपसे मीडियम y में आपसे पूछी गई है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। तो यहां भी क्या करना है आपको? जो अभी किया था बस उसी रिस्पेक्ट में करना है, एक का रिस्पेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक का रिस्पेक्ट लेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? आपका 2 का है। ऐसे ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z आपको 4/3 यहां पर गिवन है। ठीक है, सॉरी, हां सही है, y और z का, x और y का, ये दो चीजें आपको यहां पर गिवन दे रखी हैं। तो अब यहां पर क्या करना है? यहां पर इन दोनों का आप यूज कर लोगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? जरा देखिए, यहां पर nx अपॉन ny इंटू में ny अपॉन nz इज इक्वल टू में क्या मिल गया आपको? 2/3 इंटू 4/3, यानी क्या मिल गया आपको? 8/9 मिल गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल रहा है आपको? 8/9 मिल रहा है। ठीक है, अब यहां से ये क्या आ गया आपका? mx और mz का रेशियो आ गया। किसका आ गया? mx और m
z का रेशियो आ गया, ठीक है, क्योंकि एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया, तो एन एक्स अपॉन एन जेड का रेशियो क्या आ गया आपके पास, 8/9 आ गया। अब यहां पर बोल क्या रहा है, यहां पर बोल रहा है आपसे इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स में आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है, मीडियम एक्स में आपको स्पीड दे रखी है, तो हमारी स्पीड कितनी होगी वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर 8/9 आपका ये तो आ गया इनका रिलेशन। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है y में स्पीड कितनी होगी जब आपको x में दे रखी है, तो आप इसको पकड़ लो यहां से। तो 2/3 इज इक्वल टू, यहां पर आपको 3 इंटू 10⁸ दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड होती है वो किस में होती है, एयर में होती है या फिर वैक्यूम में होती है। तो यहां से आप 2/3 का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी वाई आ जाएगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, 2/3 हो गया, ठीक है, और वी वाई हमें निकालना है, हाँ वेलोसिटी इन मीडियम वाई हमें निकालना है। साथ में हमारा क्या रहना है यहां पर, साथ में हमारा रहना है, हाँ सही तो है, ठीक है, 3 इंटू 10⁸, बिल्कुल सही कर रहे थे। 3 को इधर पहुंचाया तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸, इंटू में 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू वी वाई। 3 से 3 मर गया, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर टॉल। तो अभी जो कराया उसी की तरीके से ही है, एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया था। तो देखो जरा, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रियल इमेज एट अ डिस्टेंस यानी कि यहां पर आपको v दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे, पूछा यहां पर आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u। तो 1/f यानी कि 20 इज इक्वल टू 1/v यानी 30 माइनस 1/u हमसे पूछा है। अब यहां पर एक चीज देखना, जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, रियल मिल रही है। तो रियल इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा लेंस के टर्म में वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव ही होती है। तो यहां से u को उधर ले जाओ, 20 को उधर ले आओ, तो क्या आएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। तो 1/u इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 60, 30 से किया तो 2 टाइम, 20 से किया तो 3 टाइम, यानी u हो गया आपके पास -60 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। अब पूछ के रहा साथ में हाइट भी पूछ रहा है इमेज की, तो यहां से HI/HO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V/U, माइनस नहीं आता, बता चुका हूं पहले ही। तो यहां से HI/HO कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। V हमारा आया है V हमारा था 30 सेंटीमीटर, और U हमारा है -60 सेंटीमीटर। 0 से 0 गया, तो HI इज इक्वल टू, यहां पर 2 आया, 2 से ये काटा 2 टाइम, तो HI हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी इस केस में जो हमें इमेज मिलेगी वो 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी इमेज फॉर्म होकर के मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। अ रियल इमेज 2/3 of the size of an object is formed by a convex lens when the object is a distance of 12 centimeter from it. Find the focal length of the lens. तो भाई यहां पर आपको रियल इमेज मिल रही है, इसका मैग्नीफिकेशन क्या है, आपको 2/3 टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको दे क्या रखा है, formed by a convex lens when the object is at distance 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो V/U का कितना हो गया आपके पास, 12 आ गया। फोकल लेंथ निकालनी है इसमें आपको, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे आप, यहां से आपके पास V आ जाएगा। तो देखो जरा किया तो 4 टाइम, तो V आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। U दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो V कितना आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर।
अब यहां पर लगा दो आप लेंस फॉर्मूला, वो क्या होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला। अब यहां पर एक चीज और देखो, रियल इमेज मिल रही है कॉन्वेक्स से, तो रियल इमेज के लिए इमेज का डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, रियल इमेज मिल रही है। चल भाई फोकल लेंथ निकालते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v है आपके पास 8 माइनस 1/u, u हमारा दे रखा है 12। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा मेरा नेगेटिव होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 8 और 12 का 24, 8 से किया 3 टाइम, 12 से किया 2 टाइम, तो यहां से 1/f इज इक्वल टू आ गया आपका 5/24। तो f इज इक्वल टू आ गया 24/5, कट किया तो 5 4 20.8, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, इसकी फोकल लेंथ हो गई। ठीक, हमसे फोकल लेंथ पूछा गया था, हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई 4.8 सेंटीमीटर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। बता चुका हूं अभी, एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है। ऐसा यूनिट बता चुका हूं आपको, डायप्टर होती है। अगला है स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो अगर मैं 40 सेंटीमीटर वाले की बात करूं फोकल लेंथ, दूसरा हमें दे रखा है -20 सेंटीमीटर, तो यहां पर इसका नेचर क्योंकि पॉजिटिव है तो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये माइनस में तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। पावर की बात करें तो यहां पर P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में तो 100/40, कट किया तो कितना आ गया आपके पास 2.5 डायप्टर। ऐसे इसमें बात करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100/20 माइनस का 20 से किया तो 5 टाइम, तो -5 डायप्टर पावर हो जाएगी सेकंड वाले लेंस की। ठीक है, तो 2018 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मतलब आपको जो इमेज मिल रही है ऑब्जेक्ट की किसी भी लेंस से, वो कैसी मिल रही है, -1 मिल रही है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ आपसे पूछी गई है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड। स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब देखो यहां पर आपको गिवन क्या क्या है। पहली चीज तो आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है, वो है -1। -1 मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है कि आपको जो इमेज मिल रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है, साथ में सेम साइज की मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि इमेज ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस है, तो यहां पर मैंने आपसे बोला सेम साइज की मिल रही है, तो इस वाले केस में जो v है वो किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। कैसे होगा जरा उसे भी देख लो। m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा v/u। तो m तो 1 दे रखा है, वो भी कैसा है हमारा m -1 है, तो v/u, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -u के बराबर, यानी कि दोनों के डिस्टेंस हमारे क्या है, इक्वल है। अब यहां पर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो अगर v और u बराबर है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हाफ होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंस है, लेंस से एक साइड ऑब्जेक्ट है, वो कितना डिस्टेंस पे है, जो u है आपका वो -30 सेंटीमीटर पे है, और जो आपका v है वो +30 सेंटीमीटर पे है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। एक लेंस के लेफ्ट साइड मान लो तो दूसरा लेंस के राइट साइड मान लो, 30 डिस्टेंस हो गया इसका। अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो भाई यहां पर अगर आपका U30 है जो बराबर किसके, आपके 2f1 के है। ठीक है, तो यहां से f निकालना है तो क्या करोगे, 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। आगे क्या पूछ रहा है,
अगर ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस मूव करा दें, वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड? तो अगर 20 सेंटीमीटर मूव करा देंगे तो इमेज कहां मिलेगी? तो देखो जरा, जो नया u मिलेगा यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा, वो 30 में से 20 सेंटीमीटर माइनस करके 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट आपका है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ चुका है। ठीक है, लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आ चुका है। फोकल लेंथ कितनी है? 15। यानी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है बिटवीन फोकस और पोल के बीच में, या फिर F1 और पोल नहीं है, सॉरी लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। देखो जरा रे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। ये आपका लेंस हो गया कॉन्वेक्स, यहां पर ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1, ये हो गया आपका 2F1। ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है? यहां कहीं मान लिया, लेके यहां, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो निकल जाएगी पोल से होकर, सॉरी फोकस से होकर, F2 से होकर, यहां कहीं मान लेते हैं ये हमारा 2F2 है। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या होगी हमारी? निकल जाएगी ऑप्टिक सेंटर से। कहां से निकल जाएगी? ऑप्टिक सेंटर से। ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या होती हैं? ये दोनों रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही होती हैं। क्या हो रही होती हैं? डाइवर्ज। तो अगर रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से तो आई है ना, तो पीछे इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें इमेज मिल जाएगी। ठीक है, जहां दोनों मिल जाएंगी वहीं पर हमें इमेज मिल जाएगी। तो इस वाले केस में क्या होगा? जो इमेज मिलेगी वो हमें वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी। कैसे मिलेगी? वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है कि ऋषि वेंट टू अ palmist टू शो हिज palm. द palmist यूज अ स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस. तो कौन सा यूज करता है? सब जानते होंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस, बता दिया। क्यों यूज करता है? क्योंकि जब वो ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कराता है तो उसे जो इमेज मिलती है वो एनलार्ज मिलती है और वर्चुअल इरेक्ट मिलती है। ये इसका रीजन हो गया। सेकंड पार्ट, वेयर शुड द palmist प्लेस्ड होल्ड द लेंस सो एज टू हैव अ रियल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कहां पर रखे कि उसको मैग्निफाइड इमेज तो मिले लेकिन साथ में रियल और इन्वर्टेड भी मिल जाए। कैसे मिल जाए? रियल भी मिल जाए। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर रियल इमेज भी चाहिए और मैग्निफाइड इमेज भी चाहिए तो वो रखेगा कहां पर? फोकस और 2F1 के बीच में। ठीक है, कहां रखेगा? बिटवीन F1 एंड 2F1 पर। तो उसे क्या मिलेगा? रियल इमेज मिलेगी और एनलार्ज इमेज मिलेगी या मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। तीसरा केस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी रखी है? 10। द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द palm. यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखो यहां पर फोकल लेंथ भी दे रखी है आपको, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u दे रखा है 5, माइनस का माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/5। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया आपका 10, 10 से किया तो 1 टाइम, माइनस 5 से किया तो 2 टाइम। तो भाई v कितना आ गया हमारा इस केस में? v हमारा आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, v कितना आ गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज मिल रही है वो इमेज हमें कहां मिल जाएगी? वो इमेज हमें उसी साइड मिलेगी जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, कैसे मिल रही है? वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है। अब यहां पर साथ में क्या पूछ रहा है आपसे? साथ में पूछ रहा है साइज की बात, यानी कि इमेज का जो साइज होगा वो कैसा मिलेगा। तो यहां पर अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस, सॉरी लेंस है, v/u होता है। तो v दे रखा है 10 और u हमें कितना दे रखा है? इसमें u दे रखा है 5। तो इमेज जो मिलेगी हमें वो 2 टाइम्स मिलेगी, 2 टाइम्स बिगर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उससे दुगनी बड़ी हमें क्या मिल जाएगी? इमेज मिल जाएगी। और जो palmist है वो आराम से हमारे हाथ को देख सकता है। ठीक, चल भाई
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 31। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ही करेंगे और खुद से करके अपना जो भी आंसर आ रहा है उसे अब आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। बिना कोई कैलकुलेशन करे इसका आंसर निकालना है, तो फटाफट से बच्चे करके बताओ, फटाफट से अपना आंसर कमेंट करो, मेरे बोलने से पहले करके दिखाना। तो पहली बात क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ की बात कर रहा है भाई, फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैंने एक डाटा पकड़ लिया, ये वाला, ठीक है, ये डेटा मैंने पकड़ लिया। अब इस डेटा में देखो मुझे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30, इमेज डिस्टेंस भी 30, यानी कि ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये किसका है, हमारा 2f1 का है और 2f2 का है। तो भाई हमें मालूम है कि 2f1 की बात करें अगर 30 है तो यहां से फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ है उस कॉन्वेक्स लेंस की वो 15 सेंटीमीटर है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस है वो 2f का है, तो अगर 2f 30 है तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगला है, राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। तो यहां पर कौन सा ऐसा नंबर है इस ऑब्जर्वेशन का 1 2 3 4 5 6 में से जो सही नहीं है। तो देखो जरा यहां पर, अगर मैं बात करूं आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, देखो फोकल लेंथ कितनी आ गई 15, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना 90 सेंटीमीटर पर रखा है, 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, बियॉन्ड 2f रख दिया। तो जब बियॉन्ड 2f रखूंगा तो इमेज का मिलेगी आपको f और 2f के बीच में, यानी कि 15 और 30 के बीच में, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अगली बात आ गई 60 की। अब 60 का मतलब अभी भी क्या आपका बियॉन्ड 2f है, तो यहां भी आपको 20 मिल रही है, बिल्कुल सही है। ये वाला केस तो हमने पहले पकड़ ही लिया, तो सही था ही। अगला केस देखो, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया है, -20 सेंटीमीटर पे, यानी कि फोकस यानी कि f और 2f के बीच में। तो जब f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज हमें कहां मिलती है, बियॉन्ड 2f मिलती है, यानी कि ये बात भी ठीक है। अगला हमारा है -18 सेंटीमीटर पर रख दिया, तो -18 का मतलब क्या हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को अभी भी f और 2f के बीच में रखा है, तो इमेज भी हमें कहां मिल रही है, बियॉन्ड 2f मिल रही है, यानी कि ये भी ठीक है। लास्ट केस हमारा क्या बन रहा है, लास्ट केस बन रहा है जब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया -10 पे, यानी कि फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो जब फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज हमें कहां मिलेगी, ऑब्जेक्ट की सेम साइज मिलेगी, और ऑब्जेक्ट की सेम साइज अगर मिलेगी ना तो प्लस का साइन तो आएगा नहीं, साइन तो माइनस का आना चाहिए था। यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन नंबर 6 जो है, जो 6 नंबर की ऑब्जर्वेशन है वो गलत दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने पता किया बिना कैलकुलेशन किए। अगला देखो, टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 4 एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन। अब यहां पर आपको जो सीरियल नंबर 4 दे रखा है, इसके लिए एक स्केल का यूज करके, स्केल का मतलब अप्रोप्रिएट वैल्यू मानकर, और आपको यहां पर रे डायग्राम बनाना है। तो यहां पर ये रे डायग्राम मैं एक ड्रॉ कर देता हूं। यहां मान लिया मैंने ऑप्टिक सेंटर था, ये हमारा क्या है f1 है, ये मान लिया 2f1 है, यहां मान लिया ये f2 है, ये मान लिया मैंने ये 2f2 है। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है 20, फोकल लेंथ कितनी थी हमारे पास 15, तो यहां मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा दिया, एक ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकाल दिया, दूसरी ले गए ऑप्टिक सेंटर से, और ये आगे जाके जहां मिल जाएगी वहीं पर क्या होगा, आपकी इमेज मिल जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपका 15 है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए रे डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है तो लो मैग्निफिकेशन भी निकाल लो। m इज इक्वल टू क्या होता है आपका v अपॉन u, v कितना है आपके पास 60,
u कितना आपके पास, u है आपका 20, वो भी कैसा है, माइनस का। तो 20 से किया तो कितना आ गया, 3 टाइम्स -3, यानी कि जो आपको मैग्निफिकेशन यानी कि जो इमेज मिलेगी उसका जो साइज होगा वो कितना होगा, वो 3 गुना बड़ी इमेज मिलेगी। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हैविंग शॉर्ट साइट कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। मतलब वो 1.5 मीटर से दूर के डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। व्हाट वुड बी द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। यानी कि इस केस में जो उसको लेंस यूज करना चाहिए वो कौन सा करना चाहिए ताकि उसकी जो विजन है वो रिस्टोर हो सके। तो रिस्टोर करने के लिए जो हमें यहां पर लेंस यूज करना है उसको पता करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि यू मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, हम कितना दूर तक का देख सकते हैं, तो आंसर है इन्फिनिटी। यहां लास्ट कितने तक देख पा रहा है वो देख पा रहा है 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर तक। तो हमसे पूछा क्या यहां पर, एक तो हमसे फोकल लेंथ पूछ ली है, दूसरा हमसे यहां पर पावर पूछ ली है। तो यहां पर लगा दो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v हमें दे रखा है 1.5 मीटर, माइनस u हमारे पास है इन्फिनिटी, यानी कि f इज इक्वल टू सीधा सीधा कितना आ गया आपके पास 1.5 मीटर ही आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1.5 मीटर ही आ गया। तो यहां पर पावर की बात करें, पावर क्या होता है हमारे पास 1/f होता है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 से किया 3 टाइम, 5 से किया 2 टाइम, 2 से कट किया, सॉरी 3 से कट किया 2 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.67, कितना आ जाएगा 0.67 डायप्टर। अब यहां पर ये देखिए जरा कि ये शॉर्ट साइटेड पर्सन है, यानी कि शॉर्ट साइटनेस इसको दिक्कत है। तो यहां पर जो लेंस यूज होगा उसकी पावर कितनी होगी 0.67 डायप्टर की पावर जो यूज करनी पड़ेगी लेंस के लिए, जिससे कि इसका जो डिफेक्ट है वो क्या होगा, करेक्ट हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखना, यहां पर एक चीज और देखनी पड़ेगी, वो क्या है, इमेज डिस्टेंस की, वो हमारे कैसे लेनी पड़ेगी, इसमें नेगेटिव चलेगी। तो फोकल लेंथ में कैसे आएगी, नेगेटिव। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब पावर जिसकी नेगेटिव होती है वो हमारा क्या होता है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस। तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा कि अगर शॉर्ट साइटेडनेस है किसी को तो उसके करेक्शन के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, चल भाई आगे देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द अदर। यहां पर हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस की पूछा है, कितना होगा दो टर्मिनल के बीच में जब 250 जूल का 250 जूल का वर्क किया जा रहा है 20 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, द वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ पोजीशन टू अ डेफिनेट पोजीशन, या इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने के लिए, चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां पर जो वर्क है हमारा वो 250 जूल का है, अपॉन में चार्ज हमारा कितना है 20 कूलम का है, 20 से 0 काट दिया तो कितना आ गया आपके पास 12.5 वोल्ट आ गया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12.5 यानी कि 12.5 वोल्ट। ठीक, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला है व्हाट करंट विल बी टेकन बाय अ 920 वॉट अप्लायंस इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट। यहां पर पूछ क्या रहा है आपसे, यहां पर आपसे आई पूछ रहा है, गिवन क्या है, पावर गिवन है 920 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको 230 वोल्ट का। अब यहां पर P भी है, यहां पर V भी है, यहां पर I भी है। तो पावर के चार फॉर्मूले होते हैं, बताए हुए हैं क्लास में। एक होता है P इज इक्वल टू W/T, क्या इसका यूज कर सकते हैं हम, इसका यूज तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है हमारा
P इज इक्वल टू पी आई। क्या इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि I पूछा है, P और V दे रखा है। और भी फॉर्मूले हमारे कौन से थे? P इज इक्वल टू, एक था हमारा I स्क्वायर R, और इसके बाद में एक फॉर्मूला और था हमारा, वो क्या था हमारा? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। कैसा बना था हमारे से फॉर्मूला, वो भी देख लो। ये वाला फॉर्मूला यूज किया था हमने, तो इसमें हमने V इज इक्वल टू आई आर लगाया था, तब हमारा ये फॉर्मूला लगा था। अब इसी वाले फॉर्मूले में हमने I की वैल्यू क्या लगा दी थी? V अपॉन R। I की वैल्यू क्या लगा दी हमने? V अपॉन R। तो यहां से हमारा ये वाला फॉर्मूला भी बन गया था, ये वाला। हम यूज किसका करेंगे? इसका। तो देखो जरा क्या आएगा। P दे रखा है आपको 920 इज इक्वल टू V दे रखा है 230 इंटू में I हमसे पूछा गया है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 920 अपॉन 230। 0 से 0 काट दिया, 23 से काटा तो कितनी बार जाएगा? 46 यानी कि 4 बार, यानी कि I कितना आ जाएगा आपका? 4 एम्पियर। एम्पियर क्या होती है भाई? एम्पियर करंट की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4 एम्पियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका है, द डायग्राम शोज अ सेल कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड 3 रेजिस्टर्स, द सर्किट कैन बी कंप्लीटेड बाय अ मूवेबल कांस्टेंट M। ये जो है आपका मूवेबल कांस्टेंट, इसे हमने क्या मान लिया यहां पर? M मान लिया है। आगे देखो, when M is connected to X then ammeter reads 0.6 एम्पियर। What is the ammeter reading when M is connected to Y? मतलब ये जो आपका M है, इसको जब हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया था M को, तब हमारा जो अमीटर रीड कर रहा था ये करंट को, वो कितना कर रहा था? 0.6। क्यों कर रहा था? क्योंकि यहां पर हमारा रेजिस्टेंस है 10 ओम का, कुछ यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, पहले बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो अब आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जो करंट है ना, वो ट्रेवल करने के लिए शॉर्टर पाथ ढूंढता है, या बोल सकते हो कि कम से कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से वो चल सकता है। तो अगर मैंने इसको यहां जोड़ दिया तो करंट इधर तो जाएगा ही नहीं। करंट क्या होगा? यहां से चलेगा और यहां से घूम करके ऐसे पहुंच जाएगा। तो V हमारा कितना है हमें निकालना है। I हमारा रीड कर रहा था 0.6, R हमें दे रखा है 10, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 6 वोल्ट आ गया। यानी जो बैटरी है आपकी वो 6 वोल्ट की है। ठीक है, 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है। अब आपको क्या करना है? इसी को कनेक्ट कर देना है आपको इससे, यानी कि Y से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? लगेगा फॉर्मूला वही, V इज इक्वल टू आई आर। V है आपका 6, I हमसे पूछा है। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया जरा देखो, यहां पर ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपके सीरीज में हैं। तो सीरीज में है, दिख रहा है ना? सीरीज में कैसे दिख रहा है? करंट आया यहां से और ऐसे होकर चला गया। करंट डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही नहीं रहा ना। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं अभी, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं आपके? सीरीज में। तो सीधा सीधा क्या करना सीरीज के लिए? आर एस इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? ये 30। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 6 अपॉन 30। 6 से काटा तो 1 अपॉन 5 टाइम, यानी कि 0.2 एम्पियर का करंट रीड करेगा अब एमीटर। कब रीड करेगा? जब हम Y से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, अगर इसको Z से कनेक्ट कर देंगे, अगर Z से कनेक्ट कर दिया तब आंसर क्या आएगा? इसे आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे कि अगर इस मूवेबल को कनेक्ट कर दिया हमने किससे? Z से, तब क्या होगा? अब आप देख रहे होंगे ना कि तीनों के तीनों हमारे क्या सीरीज में ही तो हैं, तो सीधा सा आंसर आएगा। फटाफट से करके आप कमेंट में अपना आंसर छोड़ देंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर? मतलब एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज में कनेक्ट है इतने सारे रेजिस्टर्स के साथ, जिसमें सबसे लास्ट में क्या है आपका? 12 ओम। तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा 12 ओम से? तो यहां पर जितना आप उसको रेजिस्टर्स में दौड़ाओगे, तार में दौड़ाओगे, वहां तक जाएगा। तो लास्ट में आपका कौन सा आ गया? लास्ट में आपका 12 ओम आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते कि आप इसी तक पूछ रहा होता
तो आप सीधा सीधा इसी से कैलकुलेशन कर लेते, या फिर अगर आपसे इसके बारे में पूछ रहा होता तो आप केवल इन तीनों को प्लस करते। आपसे पूछा सबसे लास्ट वाले के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल रजिस्टर्स आर इन सीरीज, क्योंकि सारे रजिस्टर सीरीज में, तो आप क्या करोगे 0.2 आर एस इज इक्वल टू कैसे निकलेगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो कितना हो गया 0.2 और 0.5 0.9 0.9 और ये 1.4, यानी कि 13.4 ओम आपका आ गया, 13.4 ओम आपका आ गया नेट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट के लिए। तो यहां से V इज इक्वल टू आई आर लगाया, तो हमसे पूछा क्या, वैसे तो हमसे पूछा है करंट, यानी कि आई पूछा हुआ है, तो V हमें दे रखा है 9 वोल्ट, अपॉन में क्या आ गया आपका 13.4। ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 2 से काटा 2 6 12, 2 7 14, 2 से किया तो 45, तो I इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 45 अपॉन 67, पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एम्पियर में, है ना। इतना भी छोड़ दोगे तो भी कोई इश्यू इतना बड़ा नहीं बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, विच यूज मोर एनर्जी। एक 250 वॉट के टीवी सेट है जिसे 1 घंटे चलाया जा रहा है, और एक 1200 वोट का टोस्टर है जिसे 10 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। तो देखो जरा, यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पावर इनटू टाइम, पावर ये रही, टाइम ये रहा, तो पावर हमें किस में चाहिए, किलोवाट में, तो किलोवाट में करने के लिए क्या करोगे 250 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका 0.25 किलोवाट। तो एनर्जी फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 1 आवर, यानी कि 0.25 kWh एनर्जी हो गई, किसके लिए, टीवी सेट के लिए। वैसे ही बात करें यहां भी टोस्टर के लिए, तो E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो E इज इक्वल टू पावर दे रखी है 1200 वॉट, इसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड, इंटू में टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट, अब मिनट है आर में चेंज करोगे 60 से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 1 2 3, 12 से किया तो 5 बार, तो E इज इक्वल टू यहां पर कितना आ गया आपका, देखो जरा पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, तो कितना आ गया 1/5, यानी कि 0.2 किलोवाट आवर। ये कितना आ रहा था आपका 0.25, ये आ रहा आपका 0.2, यानी आपका जो टीवी सेट है 250 वॉट का, 1 घंटे जिसका यूज किया जा रहा है वो ज्यादा यूज करेगा, तो टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी। ठीक है, जो टीवी सेट है वो ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहा है एज कंपेयर टू द टोस्टर, क्योंकि दोनों के टाइम में क्या है डिफरेंस है, ये 10 मिनट चला जा रहा है, वो आपका 1 घंटा चलाया जा रहा है। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर एज गिवन बिलो। वोल्टेज दे रखे हैं आपको 0.5 1 1.5 2.0 2.5 3 4 और 5, ऐसे आपको एम्पियर में करंट दे रखा, सॉरी करंट एम्पियर में दे रखा है 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 6 8 10। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो भाई देखो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, V इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर ही तो होता है, तो यहां से R निकालने के लिए क्या करोगे V अपॉन आई, तो V अपॉन आई कितना आ जाएगा 5, यहां भी कितना आएगा आपका 5, यहां भी कितना आएगा 5, यहां भी कितना आएगा 4 5 20, 5 5 जा क्या हो गया भाई, यहां भी कितना आएगा 5 5 25, यहां भी कितना आएगा 6 5 30, यहां भी कितना आएगा 8 5 जा 40, यहां भी कितना आएगा 1 5 जा 5, यानी कि आर कितना आ गया आपका, आर आपका आ गया 5 ओम। अब रही बात आपका ग्राफ बनाना है आपको इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप वी आई ग्राफ बना सकते हो, यहां से सिमिलर चलेगा बिल्कुल। ठीक है, एक सीधी लाइन से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, क्यों ड्रॉ हो जाएगा सीधी लाइन से, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है। इधर आप ले जाओ वोल्टेज है तो 0.5 1
1.5, 2 एंड सो ऑन, और इधर ले जाओ आप 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। ठीक है, ग्राफ भी आपका सीधा बन जाएगा और 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। What is the maximum power in kilowatts of the appliance that can be connected safely to a 13 ampere 230 volts main socket? मतलब कितनी पावर तक का हम कोई भी अप्लायंस यूज कर सकते हैं सेफली, जिसमें जो हमारा सॉकेट है वो हमारा 13 एम्पियर का है और 230 वोल्ट की मेंस की सप्लाई हम इसमें देना चाहते हैं। तो भाई P इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है। तो P इज इक्वल टू, V हमें दे रखा है 230, I हमें दे रखा है 13, तो क्या हो जाएगा 0। 13 का हमने 3 से किया, 13 का 3 से किया 13, 39, 26, 29, कितना आ रहा है 2990 वॉट। ठीक है, किलोवाट पूछ रहा है तो क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से इसको अगर डिवाइड किया तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.99 किलोवाट। इतनी पावर का हम सेफली यूज कर सकते हैं उससे, या उस अप्लायंस को जिसकी पावर कितनी हो 2.99, आराम से जलेगा जब आपका 13 एम्पीयर का करंट हो और 220 वोल्ट की मेंस की सप्लाई हो। तो भाई ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगली वीडियो में भी करेंगे, ऐसी बात नहीं कि न्यूमेरिकल जहां पूरे हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो अभी शुरू हुआ है ना। इसके काफी क्वेश्चन देखने हैं, कॉम्बिनेशंस के बेस पर भी देखने हैं, और आपके पावर की सप्लाई पर जो एनर्जी है, एनर्जी कंज्यूम्ड है, उस पर भी बेस हमें देखने हैं। तो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जो आपको होमवर्क मिला है उस होमवर्क को भी एक बार करके देखिए। ठीक है, और जो भी आपका आंसर है उसे आप कमेंट भी कर दीजिएगा। मुलाकात आपसे वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सर।